सब अच्छे से बता दिया। लास्ट टॉपिक आज का जो हम बात करेंगे वो होगा एनपीए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट non-performing asset, and most probably this is the last topic for the today's session, because I have divided this class into two parts, part 1 and part 2. Today what I discussed the base rate, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, उसके बारे में बात करा हमने। उसके बाद हम आपको बासेल नॉर्म्स बताएं, पूरा अच्छा से डिटेल्स में कोशिश किया बताने की। और अब हम बात करेंगे आपके सामने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करेंगे, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करेंगे। चलिए, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? अब ये बड़ा अच्छा है, अब बहुत सीधा साधा है, इसको भी समझ कर रखिएगा। असेट, ठीक है, इसमें दो वर्ड है, नॉन परफॉर्मिंग। जब तक कुछ पूछना तो पूछिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है क्या? बड़ा सिंपल सा चीज है, अब तक हम लोग सब समझ के आ चुके हैं। जो क्रेडिट रिस्क की बात किए हैं, रिस्क का मतलब क्या है? कोई पैसा नहीं दे, ठीक है। लोन क्या है? लोन एक असेट है, ठीक है। ये हम इतना तो जानते हैं ना कि हमारे पास एक असेट होता है और एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है। तो लोन याद रखिएगा असेट है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिपॉजिट जो है इसकी लायबिलिटी है, क्योंकि इसको देना है। लायबिलिटी मतलब जो पैसा दिया जाए वो देना है, ठीक है। अब सिंपल सा चीज है कि भाई नॉन परफॉर्मिंग यानी असेट फेल टू जनरेट इनकम, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब असेट जो है हमारा फेल टू जनरेट इनकम, नॉट परफॉर्मिंग, इसलिए बोलते हैं इसको बैड लोन या बैड डेट, ठीक है। अब ये असेट कितने तरीके का होता है? एसेट बेसिकली गुड एसेट होता है और एक स्ट्रेस्ड एसेट होता है। गुड एसेट एंड स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस एसेट, ठीक है। दो तरीके का एसेट एसेट हो रहा है, गुड एसेट और स्ट्रेस्ड एसेट। अच्छा, अब ये जो गुड एसेट है उसको भी हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं। कैसा? एस एम ए जीरो, ठीक है। एस एम ए स्पेशल मेंशन अकाउंट इसको बोलते हैं हम लोग, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। एस एम ए जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट वन, स्पेशल मेंशन अकाउंट टू, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट वन, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। अच्छा, जब हम बात करेंगे स्ट्रेस्ड एसेट की, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया ये होता है हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। मैं एसेट की बात कर रहा हूं बेसिकली, एनपीए। फिर स्ट्रेस्ड एसेट कंसिस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड, रीस्ट्रक्चर्ड। और तीसरा क्या होता है? राइट ऑफ, राइट ऑफ। प्लस ये एनपीए भी जो है ना, दो तरीके का होता है। इसको हम लोग एक एक करके आराम आराम से समझेंगे। दो तरीके का होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक तो होता है बेसिकली फार्म लोन होता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली। फार्म लोन एक होता है, ठीक है। और एक बेस्ड ऑन
ड्यूरेशन माना जाता है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से आराम से। ठीक है। अच्छा, अब ये फार्म लोन जो है ना, ये फार्म लोन को हम लोग भी दो तरीके से बांटते हैं। एक है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में अगर हम बात करेंगे, इस ड्यूरेशन में हम लोग आते हैं बेसिकली सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, फॉलोड बाय डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट फॉलोड बाय लॉस एसेट। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप साइकिल है, इसको बोलेंगे हम, इसमें लिखेंगे टू क्रॉप साइकिल। इसमें हम बोलेंगे वन क्रॉप साइकिल। अब इसको शुरू करते हैं कि भैया ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली क्या है। फर्स्ट कमिंग टुवर्ड्स गुड एसेट, ठीक है। गुड एसेट में वी हैव स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। तो जो आप अगर रिपे कर रहे हो पैसा, ठीक है, इफ यू रिपे देन इट इज वेरी गुड, देन इट इज कंसीडर्ड एज ए गुड एसेट, ठीक है। तो अगर आप लेस देन 31 में रिपे कर रहे हो, लेस देन 31 डेज में आप रिपे कर रहे हो, तो दैट गुड एसेट कम्स अंडर स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, ठीक है। अगर आप 31 से 60 डेज तक, अगर आप 31 से 60 डेज तक रिपे कर रहे हो, यानी इतना टाइम लग जा रहा है, दूसरा महीना लग रहा है आपको, तब आपका अकाउंट चला जाएगा एसएमए, एसएमए 1 में चला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट में कहलाएगा। बट स्टिल यू आर रिपेइंग, तो वो अभी भी गुड एसेट है। आप रिपे कर रहे हो तो वो भी अभी भी गुड एसेट होगा, ठीक है। अब जब ये 60 दिन क्रॉस कर गया, ठीक है, ये 60 दिन यानी मोर देन 61 to 90 डेज तक चला गया, जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसको, अब क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। और जैसे ही 90 डेज हो जाता है, पूरा 90 डेज क्रॉस हो जाता है, तो उस 90 डेज में हम बोल देंगे कि भैया अब हमारा हो गया है क्या, क्या हो गया हमारा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस बात को दिमाग में रखिएगा, यानी अब ये आ जाएगा स्ट्रेस्ड एसेट्स के अंदर, अब ये आ जाएगा स्ट्रेस्ड एसेट्स के अंदर। गुड एसेट कब तक है, जब तक आप ये प्रोवाइड बेसिकली कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि भैया 1 करोड़ रुपीज आपने लिया है, लेट लेट आपकी जो प्रिंसिपल है वो 1 करोड़ रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर जो है वो 10% है, ठीक है। या आप समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जो आपको हर मंथ आपको आपको देना है, बेसिकली हर महीना आपको कुछ ना कुछ ईएमआई देना है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई दैट अकाउंट दैट हैज पोटेंशियल टू बिकम एन एनपीए, ठीक है। आरबीआई कहती है कि भैया आप आइडेंटिफाई कीजिए उस अकाउंट को जो जिसपे पोटेंशियल है कि वो एनपीए बन जाए। तो इस तरीके से असेट को जो है ना वो क्लासिफाई किया गया। पहले बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है भाई इसके अंदर, दूसरी चीज है इसके अंदर एनपीए, ठीक है। अब 90 दिन तक जब हो गया तो हमारा क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम कैसे मानेंगे, ठीक है, हम आते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से। क्या ड्यूरेशन के हिसाब से, मान के चलिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद जब 12 मंथ हो जाए और 12 महीना लेट हो जाए, तब हम कहेंगे उसको सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। अच्छा, ये 12 महीना हो गया,
तो और 12 महीना हो जाए प्लस मोर 12 मंथ, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं, 12 महीना और गुजर जाए, यानी 1 साल, फिर ये हो गया दूसरा साल, हम बोलेंगे डाउटफुल असेट, हम बोलेंगे इसको डाउटफुल असेट। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये देखिए सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल असेट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा अनरिकवरेबल। अनरिकवरेबल, जब वो एसेट अनरिकवरेबल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लॉस एसेट। ठीक है, यानी एसेट पूरा लॉस हो रहा है, उसके बाद हम अकाउंटिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसको बोलते हैं राइट ऑफ। ये क्या है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज, जिसको हम बोलेंगे राइट ऑफ करना। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि अब आपके पास से कुछ वो लेगा नहीं, अब आपके पास से वो निकालेगा नहीं, बस क्या करना पड़ता है इसको ध्यान से समझिएगा। राइट ऑफ क्यों करता है लास्ट में, राइट ऑफ क्यों करता है, जब लगता है कि दिस इज अनरिकवरेबल तो कुछ अलग मेथड यूज किया जाएगा। लेकिन ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि राइट ऑफ करने का एक फायदा ये है कि हमारे पास रिस्की लोन्स बहुत है, रिस्की लोन बहुत है, हर रिस्की लोन के ऊपर प्रोविजनिंग भी है। हम बता चुके हैं आपको, प्रोविजनिंग भी है, यानी जो आप लोन दिए हैं वो समझिए उतना ही पैसा, पैसा समझिए कुछ आपको रिजर्व भी रखना पड़ा है, तो वो सब ब्लॉक रहता है, वो सब ब्लॉक रहता है। अब जब आपका पैसा निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो जो आप ब्लॉक रखे हैं पैसा, तो वो तो पड़ा हुआ है पैसा, तो आपको वो पैसा को फ्री करने के लिए, याद रखिएगा, टू मेक रिजर्व फ्री, टू मेक रिजर्व फ्री फॉर फ्यूचर यूज, बैंक क्या करती है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज करती है राइट ऑफ। यानी बैंक के खाता में लिखा होगा कि भाई ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, इसको क्या करेगी भैया, मिटा देगी, मिटा देगी। ये जब मिट जाएगा तो जितना भी रिजर्व रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, जैसे जैसे एनपीए प्रोविजनिंग वाला रिजर्व, ठीक है, और भी हम सीईआर वाला रिजर्व, सीआर वाला रिजर्व, या जो भी, सीआर तो छोड़ दिए, सीआर नहीं है, एलसीआर है, एनएसएफआर है, या जो भी रिजर्व रखने बोला जाता है वो सबसे फ्री हो जाएगा और उसको फ्यूचर में यूज किया जाएगा। क्लियर है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है आपको असेट परफॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट का, जिसको हम लोग बैड डेट और बैड लोन भी कहते हैं। अच्छे से समझ कर रखिएगा इसको। चलिए, अब 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 आपको समझना क्या है इसके अंदर। एनपीए प्रोविजनिंग तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि एनपीए प्रोविजनिंग क्या होता है, ठीक है। अ, क्या हो रहा है, बेसिकली बैंक को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि किसी भी हालत में डिपॉजिटर शुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ लॉस, ठीक है, किसी भी हालत में डिपॉजिटर शुड नॉट मेक एनी लॉस, ये लॉस नहीं होना चाहिए। प्लस ना रहिए, अब ये तो ड्यूरेशन है भैया, ठीक है, 12 महीना, 12 महीना, लेकिन हम तो किसान को भी तो लोन देते हैं ना, किसान को, तो किसान को किस बेस पे लोन देते हैं, किसान को लोन देते हैं टाइम देख करके, किस वक्त वो रिपे कर पाए। जैसे मान के चलिए, जब वो सोइंग कर, जब वो अभी अनाज डाल रहा है, उस वक्त अगर किसान लोन लेता है, हम बोलेंगे भैया तुम अभी 1 महीना में ईएमआई चालू कर दो, तो दे पाएगा नहीं। बेस्ट टाइम टू टेक ईएमआई फ्रॉम दी किसान कब कब से हो जाएगा, जब वो कोई क्रॉप, अनाज उगे वगैरह, टैक्स का भी यही मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा ईज किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कर रहा हो। आप समझ लीजिए, जब दो क्रॉप्स, जो वैसा अनाज जो साल में 2 बार बन जाता होगा, साल में 2 बार बनने का मतलब क्या है, साल में 2 बार प्रॉफिट, ठीक है। तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एनपीए क्या होता है, जब 2 क्रॉप साइकिल आपका फेल हो गया, तब हम कंसीडर करेंगे कि भैया वो एनपीए हो गया। और साल में कोई एक ही अनाज अगर होता है, ऐसा कोई भी क्रॉप होता है, तो एक क्रॉप साइकिल कंसीडर करेंगे। अगर एक क्रॉप साइकिल में पैसा नहीं मिला, देन वी डिक्लेयर दैट एनपीए। क्लियर है, ये एनपीए का एक स्ट्रक्चर है। अब अब ये एनपीए का स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए, इसको रिकवर करने के लिए क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। अब चलिए, 2 बात और समझ कर रखिए, एक है विलफुल डिफॉल्टर,
और दूसरा है नॉन विलफुल डिफॉल्टर। मान लीजिए मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, बिफोर कोविड। कब लिया? बिफोर कोविड, कि भाई बिजनेस हम चलेगा, हम सब कुछ देंगे, ईएमआई उमाई सब देंगे, हम अच्छा से कर रहे थे, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज लोन ले लिया हमने, लेकिन आ गया कोविड, आ गया कोविड, और कोविड की वजह से करीब 2 इयर्स पूरा का पूरा शट डाउन हो गया मामला। मान लीजिए शट डाउन हो गया, तो इसमें गलती किसकी है? क्या मेरी गलती है इस वक्त? बोलिए। मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा। एक, एक तो ये मैं हूं, ठीक है, जिसने लोन लिया कितना, 1 करोड़, और ये मेरी कंपनी है, यानी 1 करोड़ किधर है, 1 करोड़ इधर है, और इस करोड़ का जो पेपर होगा वो इस तरफ है, ठीक है, पेपर होगा वो इस तरफ है। तो ये असेट लायबिलिटी, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो अब ये दिस इज, ये सेपरेट एंटिटी है, और ये सेपरेट एंटिटी है, यानी कंपनी अलग है और ये मामला अलग है। ऐसे केस में कोशिश की जाती है कि रिकवर हो, लेकिन वो रिकवरी कहां से होगा? वो रिकवरी होगा यहां से, और आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं कहलाया जाएगा, आप कहलाइएगा ऐसे केस में नॉन विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर क्या हो? जब ऐसा केस आया, ऐसा केस आया, अब आप सोचिएगा कि भाई टेक मोर ले, मोर लोन, आप सोच रहे हैं कि भैया हम और लोन ले ले, और लोन लेकर के उसको हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और आप कीप लाइंग, यू ऑलवेज कीप लाइंग, कि झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या हो गया, आप एकदम पूरी तरीके से हो गए बैंकरप्ट, पूरी तरीके से हो गए बैंकरप्ट हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब ये लोन क्यों ले रहे हैं? टू पे प्रीवियस डेप्ट, टू पे प्रीवियस डेट, ठीक है। तो ऐसे को बोलेंगे क्या हम लोग, विलफुल डिफॉल्टर, याद रखिएगा। ये बात तो क्लियर है एकदम, ये बात तो क्लियर है कि भैया इसमें, अब इसमें कोई विलफुल डिफॉल्टर भी हो सकता है, इसलिए भाई किसी का लोन वोन अगर है, अगर किसी के पास, और बहुत लोग होंगे ऐसा, तो आप उसको रिप्लाई किया कीजिएगा, रिप्लाई किया कीजिएगा, ताकि आप विलफुल डिफॉल्टर ना डिक्लेयर कर हो पाए, ठीक है। तो एनीवेज, दिस इज योर एनपीए का स्ट्रक्चर। अब अब हम समझेंगे कि भैया इस एनपीए को हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिकवर कैसे कर सकते हैं। सो वी नीड समथिंग कॉल्ड रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। जब रीस्ट्रक्चर भी नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे निकालने की, पहले हम क्लासिफाई करेंगे, फिर हम लोग रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स को कुछ करेंगे, इसके बाद भी जो बच उच जाएगा तो फिर हम राइट ऑफ करेंगे, जो अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। इसका मतलब, इसका मकसद क्या होता है कि रिस्की लोन वगैरह जो जो भी हम किए हुए हैं, जो रिजर्व रखे हुए हैं, उसको फ्री किया जाए, उसको बेसिकली फ्री किया जाए। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, अब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा इसके अंदर कि हम क्या क्या इसके अंदर ऐड कर चुके हैं, क्या क्या हम लाते हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट प्लान क्या क्या है, ठीक है, रिकवरी प्रोसेस एंड पॉलिसीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस पे हम लोग आपके साथ आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा
बैंक का जब भी ग्रॉस एनपीए जब बहुत बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ रिस्की लोन, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने 1997 में करीब अगर हम बात करेंगे ना, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 1997 की अगर हम बात करेंगे, लेट्स से 1997 की बात करेंगे, तो नरसिम्हम कमेटी आया था। नरसिम्हम कमेटी आया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बात करा बेसिकली, नरसिम्हम कमेटी कुछ बात कर रहे हैं कि भैया क्या करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, कि बैंक के एनपीए कैसे कम किया जाए। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, 2002 में आपको आया सरफाइसी एक्ट, ठीक है। 2002 में क्या आया आपको? सरफाइसी एक्ट। अच्छा, फिर देखेंगे हम लोग कि 2014 में 2014 में एक एक कॉन्सेप्ट आता 5/25, 5/25 रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग। फिर देखेंगे हम लोग 2015 में आता है हमारे पास, 2015 में आता है एसडीआर, स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 2016 में आपको देखने को मिलेगा असेट क्वालिटी रिव्यू एंड एंड एस फोर ए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिकली समझ में आना पड़ेगा। प्लस 2014 में एक और चीज है, ज्वाइंट लेंडर फोरम। ज्वाइंट लेंडर फोरम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फाइनली हम देखेंगे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड करप्सी कोड, ठीक है। क्या बोल रहा हूं भाई मैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, ये कब आया? ये भी आया है 2016 में। इन सब के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। इस बीच में अगर हम बात करें इससे पहले क्या कुछ नहीं था, तो हम बोलेंगे जी था, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं था। तो इससे पहले एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। आ, फिर आपको आया एक आरडीडीबी एक्ट, आरडीडीबी एक्ट, ठीक है। ये कब आया? बेसिकली ये आया 1993 में, ये आ रहा है आपको 1993 में, ठीक है। यहां तक ठीक है मामला। चलिए, इसके अलावा भी हम लोग इसके बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल्स में। जैसे जै, आप इस टाइमलाइन को नोट कीजिएगा, सारे चीज एक जगह लिख दूंगा। एक एक है आपको SICA एक्ट। ये क्या एक्ट है? ये है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। क्या बोला मैं? सिक इंडस्ट्रियल
कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट कब आ रहा है बेसिकली, ये एक्ट कब आ रहा है, ये आ रहा है 1985 में। दिस इज इन 1985 में। तो इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा, और इसी के बेस पे, इसी के बेस पे बनता है एक BIFR, BIFR, ठीक है। क्या क्या एक्ट हम बात कर रहे हैं इसमें, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये हम बात करें। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम बात करें तो हम और पीछे लिखेंगे इसको हम लोग, जैसे जैसे इसको मैं रब करता हूं यहां पर से, ताकि आपको सीक्वेंस पूरा प्रॉपर बना रहे, सीक्वेंस प्रॉपर बना रहे, ठीक है। 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। चलिए, लेट स्टार्ट विद दिस, लेट स्टार्ट विद दिस। तो हम लोग रिकवरी प्रोसेस भी देखेंगे और पॉलिसीज भी देखेंगे, और ये क्लास अपने आप में ये होगा, किसका देखेंगे भाई, एनपीए का देखेंगे। एनपीए क्या है, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग कि भाई व्हाट इज एनपीए। नाउ सबसे पहले व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, लोन इज व्हाट, लोन कैसे, लोन क्या होता है, लोन इज एन अग्रीमेंट, लोन इज एन अग्रीमेंट दो बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज। तो एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन भैया ये 1872 से चला रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। तो नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी तरीके का नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जुडिशियल डिले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जुडिशियल डिले हो रहा है, क्लियर है। अच्छा, साथ ही साथ नॉन रिकवरी ऑफ लोन्स, यहाँ पे रिकवरी भी नहीं हो पा रहा, और ये बेसिक प्रॉब्लम है, पूरे का बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। अब जो कंपनीज भाई खराब हो गई है, बीमार पड़ गई एक तरीके से समझ लीजिए, तो वो उसके लिए 1985 में लाया गया, और उस चीज को सुना कहा जाता था, BIFR। BIFR क्या है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल, ये क्या है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इसको आपको याद रखना है, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये किस एक्ट के अंदर बना था, याद रखिएगा, ये इसी के अंदर बना था, सीका के अंदर बना था, ये बात याद रखिएगा। यानी सिक इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना, उनको उनको रिवाइव करना, अगर पॉसिबल ना हो तो भैया उसको बंद करना। यानी जो बीमार कंपनी है, जो कंपनी लॉसेस में चली गई है, उसको वो उसका केस कहाँ होता है, BIFR के पास जाता है। BIFR क्या करता है, BIFR क्या करता है, या तो दे ट्राई टू रिहैबिलिट, रिहैबिलिट, ठीक है, ये करने की कोशिश करेगा, मर्जर करने की कोशिश करेगा, या क्लोज कर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये BIFR का काम है ये वाला, ठीक है। अब ये BIFR अबॉलिश कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये BIFR दिस इज अबॉलिश्ड, ये अबॉलिश कर दिया गया, अब 2016 में ही अबॉलिश कर दिया गया, क्लियर है, ठीक है। इस चीज को बेसिकली याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखेंगे हम लोग RDDB एक्ट, ठीक है। RDDB एक्ट 1993 है,
ठीक है, आरडीडीबी एक्ट क्या है, 1993 है। और इसके अंदर हम कहा जाते हैं बेसिकली, अच्छा इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये है रिडक्शन ऑफ डेट ड्यू टू, रिडक्शन ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एक्ट, रिडक्शन ऑफ डेट ड्यू टू बैंक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बनता है तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, एक ट्राइब्यूनल्स बनता है जिसको बोलते हैं डीआरटी। सेटअप क्या होता है इसके तहत, डीआरटी या डीआरएटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। क्या बोला मैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ठीक है, यानी यानी एक कोर्ट होगा, कोर्ट होगा इसको आप फिर से मैं छोटा करता हूं थोड़ा सा, इसको आप एक ही में मैं कोशिश करूंगा पूरा कर देने की। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं आरडीबी वाली। ठीक है, कोर्ट होगा, कोर्ट में जज होगा, बट जज के पास नो टेक्निकल एक्सपर्टीज, नो टेक्निकल एक्सपर्टीज। टेक्निकल एक्सपर्टीज का मतलब लेट से इनकम टैक्स की पूरी नॉलेज, पूरी प्रोविजन अगर पढ़ने चले जाएंगे जज तो भैया उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया गया, सॉल्यूशन क्या किया गया, सॉल्यूशन क्या किया गया कि भैया ये सेटअप कर दो, ये सेटअप कर दो। ठीक है, ये सेटअप कर दो। अब ये सेटअप कर दो मतलब क्या है, दिस इज ट्राइब्यूनल, ये क्या है, और इस ट्राइब्यूनल में आपको दो मेंबर्स मिलेंगे आपको, जो जुडिशियल मेंबर होंगे और एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। जुडिशियल क्या देखेगा, जुडिशियल देखेगा फेयरनेस, और एग्जीक्यूटिव जो है टेक्निकल देखेगा। तो दोनों मिल करके ये काम बेसिकली करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जहां पे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल या डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल को बोला जाता है। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये इस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिला है। क्या करना है भैया, लोन रिकवर करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लोन रिकवर करने की बात हो रही है, तो बैंक का कोर्ट है एक तरीके का लोन रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाइएगा, सबसे पहला जाइएगा डीआरटी में। जब डीआरटी में काम आपको लगेगा आपको पसंद नहीं आया, फिर चले जाइएगा अपेलेट, अपील करने के लिए। अब यहाँ भी पसंद नहीं आएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, जाना पड़ेगा ऊपर वाले में जाना। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा। अच्छा, अब अब डीआरटी में, डीआरटी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, पॉलिटी का पार्ट है ये बात, ये केस एक्सक्लूसिवली सुनता है। ठीक है, डायरेक्टली इसके पास आप जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। और डीआरटी क्या है, ये अपील सुनना है, ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन, दिस इज योर एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपील के थ्रू जाता है यहाँ पे, डायरेक्ट वहां पे नहीं जाता। क्या क्या ये बात क्लियर है पूरा, चलिए आरडीबी एक्ट हमारा हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सरफाइसी एक्ट। नरसिम्हम कमेटी आए, नरसिम्हम कमेटी ने बोला कि भैया कुछ एक्ट हमको ऐसा चाहिए, लीगल चाहिए, तो फिर हमारा क्या निकल करके आया, सरफाइसी एक्ट। अब यही को समझा देते हैं, सरफाइसी, सरफाइसी एक्ट क्या है बेसिकली, तो इसका फुल फॉर्म आप बेसिकली देख लीजिएगा, सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, क्या क्या है बेसिकली, सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तीन बात याद रखिएगा इसके अंदर, क्या है, सिक्योरिटाइजेशन, एक तो ये वर्ड है, इसको समझना है हमको। दूसरा वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये दूसरा वर्ड है इसके अंदर। तीसरा वर्ड जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इसको इसको समझ लीजिए। अब बैंक का एनपीए बढ़ रहा है,
बैंक का एनपीए बेसिकली बढ़ते जा रहा है। तो अब ये एक्ट लाया गया। अच्छा, बैंक पहले इससे क्या करता था? इससे पहले क्या करता? सिर्फ कोर्ट ही जाता था, कोर्ट। बैंक के पास अपना खुद का पावर नहीं था कि भैया हम खुद जो कुछ कर पाए। पहले कोर्ट डिसाइड करता फिर होता। तो क्या होता है, ये डिले हो रहा था। तो सब डिले हो रहा था, तो इसीलिए सरफाइसी एक्ट आया। ठीक है, सरफाइसी एक्ट से क्या हुआ? रिकॉग्नाइज्ड राइट्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, यहां पे क्या हुआ बेसिकली? रिकॉग्नाइज्ड राइट्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया यहाँ पे कि भैया आप जो लोन देते हो ना, तो भाई उसको आप ले सकते हो, आप वसूल सकते हो। बैंक के पास पहले ऐसी पावर नहीं थी, इस तरीके से पावर नहीं थी। व्हाट इज व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? तो पहले समझिए सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी क्या है? कुछ कोलैटरल है, यानी अगेंस्ट दिस पेपर यू विल गेट समथिंग। कुछ गिरवी रख करके उसके बदले कुछ दे देते, दिस इज सिक्योरिटी। एंड व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? यानी इसका मतलब ये हो गया गेटिंग सिक्योरिटाइजेशन इनटू एक्शन। इनटू एक्शन। अब इस बात को समझ लीजिए, जो आप गिरवी रखे हैं उसको हम एक्शन में लेंगे, यानी उसको बेच सकते हैं, उसका मैनेजमेंट ले सकते हैं। ये इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है भैया? उसके बाद आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट, है ना? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट। तो भाई कैसे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? ये चीज हमको देखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है। कैसे हम लोग करेंगे? तो इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसका काम क्या है? ठीक है, इसके इसके काम को समझिए आप। मान के चलिए कि भैया दिस इज बोरोवर। ठीक है, ये है हमारा बोरोवर लेने वाला। ये है हमारा एसबीआई। ये है हमारा लोन लेने वाला। ठीक है, और 100 करोड़ का लोन दिया इसको। ठीक है, 100 करोड़। ठीक है, इसके बदले में इसको वापस कितना दिया? 20 करोड़। 20 करोड़ इसको बेसिकली वापस दिया। यहां तक क्लियर है? बचा कितना? बचा कितना? ये बच गया करीब 80 करोड़ लेफ्ट। लेफ्ट 80 करोड़। 80 करोड़ रुपीज बच गया। यहां तक ठीक है मामला? चलिए, तो अब बैंक के पास, बैंक क्या क्या कर सकता है? बैंक जो है ना, बैंक क्या क्या कर सकता है इसके साथ? ठीक है, तो बैंक तो भैया पहले एनपीए देखेगा, एनपीए हो गया उसके बाद जो है मैसेज मैसेज करेगा, थोड़ा सा बातचीत करेगा, भाई क्या प्रॉब्लम है, दे दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाएगा? या तो इसको इसके साथ होगा, पहले ट्राई किया जाएगा रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चर करने के लिए हम रीस्ट्रक्चर, अगर रीस्ट्रक्चर नहीं हो पाया, अगर रीस्ट्रक्चर नहीं हो पाया तो हो जाता था राइट ऑफ। हो जाता था ऐसा राइट ऑफ। ठीक है, तो ये 2002 की बात का इसके हम इससे बात कर रहे हैं, राइट ऑफ। लेकिन एक सिस्टम क्या आया बेसिकली, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एक कॉन्सेप्ट आया कि ये ये जो लोन है, ये जो लोन का जो पेपर है, ये 100 करोड़ दिया होगा, ये पेपर होगा 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का पेपर होगा। तो यहां पे आ जाएगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ जाएगा, और ये क्या करेगा? इस लोन को खरीद लेगा। इस लोन को बाई कर लेगा। कितना में? एट डिस्काउंट।
जैसे इसके पास बचा कितना, 80 करोड़, तो ये बोलेगा कि भैया हम 60 करोड़, 60 करोड़ में लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये 60 करोड़ रुपीज इसके पास आ गया। ठीक है, ये 60 करोड़ रुपीज इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये उसको लगेगा भैया 80 करोड़ मिलना था, 80 करोड़ तो मिल नहीं पाया, चलो बर्बाद होता उससे अच्छा हम 60 करोड़ करेंगे, मिल गया हमको। ठीक है, अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये 100 करोड़ का पेपर है बेसिकली, इसमें 20 करोड़ आ चुका है और इसको 80 करोड़ निकलवाना है। अब ये इस बोरोवर के पास जाएगा, इससे बातचीत करेगा या पूरा देखेगा कि हम कैसे पैसा निकालें। ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा रिकवरी, ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा रिकवरी का। यहां तक ठीक है। और हो सकता है ये रिकवरी कर भी ले, हो सकता है ये रिकवरी कर भी ले। तो कल लिया, मान के चलिए किया कितना, 70 करोड़ रुपीज किया। ठीक है, लिया कितना में था ये, 60 करोड़ में, कितना रिकवर कर, 70 करोड़ में, तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया, 10 करोड़। 10 करोड़, बोले यहां तक पूरा मामला ठीक है। ठीक है, तो इस कंपनी का यही काम होता है जो सरफाइसी एक्ट से बेसिकली आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं भाई मेरे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या ये बात पूरी क्लियर है कि व्हाट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? ठीक है, अच्छा, अब ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बेसिकली इसको आप एक नाम दे दीजिए, क्या है ये है NARCL। आप गूगल में अपना फुल फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा, IDRCL, IDRCL। ठीक है, NARCL और IDRCL, तो इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली बैड बैंक। कैसा बैंक है ये, बैड बैंक, दिमाग में रख लीजिएगा इसको। कैसा बैंक है भाई मेरे, ये है बैड बैंक। क्या ये बातें पूरी क्लियर है कि बैड बैंक काम कैसे कर रहा है? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो अ, ये काम होगा, बैंक पहले खुद ही रिस्ट्रक्चर करे। अब रिस्ट्रक्चर कैसे कैसे करेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैं, बैंक पहले खुद ही काम करे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो पहले आता था कुछ ये स्ट्रक्चर आया हमारे पास, रिस्ट्रक्चर करने में क्या क्या आया। एक तो देखिए जॉइंट लेंडर फोरम, स्टेप समझते हैं थोड़ा सा। जॉइंट लेंडर फोरम, ठीक है, अब ये जॉइंट लेंडर फोरम क्या है, जॉइंट लेंडर फोरम क्या है, ये आरबीआई का एक गाइडलाइंस है कि अगर मोर देन 100 करोड़, अगर मोर देन 100 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखिएगा जरूर, मोर देन 100 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज का मतलब क्या हो गया, वो समझिए SMA 2 अकाउंट हो गया। ठीक है, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 वाला हो गया। अगर ऐसा हो गया तो बैंक को फौरन, बैंक कैन स्टैब्लिश जॉइंट लेंडर फोरम, बैंक कैन स्टैब्लिश जॉइंट लेंडर फोरम, JLF। ठीक है, ये डिस्कशन करेगा, जॉइंट लेंडर फोरम क्या करेगा, बातचीत करेगा। कैसे बातचीत करेगा भैया, विद इन 45 डेज ऑफ इट्स स्टैब्लिशमेंट करेक्टिव एक्शन प्लान लेगा। क्या बोला मैं, विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ये क्या लेगा, करेक्टिव एक्शन प्लान लेगा, CAP, करेक्टिव एक्शन प्लान लेगा ये। ठीक है, अच्छा भाई कैसा प्लान ले सकता है, या तो भैया एडिशनल लोन दे दे, या तो रिस्ट्रक्चर कर ले, या तो रिकवर कर ले। ठीक है, ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, या तो रिस्ट्रक्चर करे, डिसाइड करेगा, या तो रिकवर ही कर ले, या तो एडिशनल लोन दे दे, डिपेंड करता है, एडिशनल लोन दे दे। ठीक है, जॉइंट लेंडर फोरम बेसिकली ये आपको बात आपको कर रहा है। ठीक है, तो करेक्टिव
action plan should be ratified by at least 75% of the creditor. क्या बोला मैं? शुड बी रेटिफाइड, यानी ये जो जॉइंट लेंडर फोरम होगा, मान के चलिए 100 करोड़ जो लिया है, किसी एक बैंक से नहीं लेगा लिया होगा, ये ये 100 करोड़ जो है से ज्यादा लिया होगा। हो सकता है कुछ एचडीएफसी से लिया हो, कुछ एक्सिस से लिया हो, कुछ एसबीआई से लिया हो, कुछ पीएनबी से लिया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब मिल करके एक जॉइंट लेंडर फोरम बनाएगा बनाएगा और उसमें कैसा प्लान होगा, तो उसमें अप्रूवमेंट कैसे होगा, 75% होना चाहिए। क्या करने के लिए? करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए। गुड, 75% अप्रूवल होना चाहिए करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए। एक तो भैया ये बात हो गया, ठीक है। चलिए, अब क्या रिस्ट्रक्चर कर सकता है? क्या रिस्ट्रक्चर कर सकता है? ये रिस्ट्रक्चर करेगा 5/25। ठीक है, इसको देख लीजिए। 5/25 रीफाइनेंसिंग क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं भाई मेरे? 5/25 रीफाइनेंसिंग क्या है, इसको समझ लिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं क्या? टेन्योर टेन्योर 25 साल कर रहे हैं, टेन्योर आप इसका 25 ईयर्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड एवरी 5 ईयर्स आप चेंज कर रहे हैं, एडजस्टेड एवरी 5 ईयर्स। तो आपको याद रखना क्या कि 5/25 जो स्कीम है, ये एनपीए को रिकवर करने के लिए आया है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला? सो इसमें क्या होगा, बोरोवर गेट्स मोर टाइम टू रिपे द लोन, बोरोवर्स गेट मोर टाइम टू रिपे द लोन, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज योर 5/25 रीफाइनेंसिंग। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ये बात बता दिया। ठीक है, उसके बाद आता है 2015 में एसडीआर आता है, एसडीआर। ठीक है, क्या है? स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या है ये स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग? हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्या है ये स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग? सिंपल सा चीज है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन अ लोन, देन जेएलएफ कैन, what JLF will do, what JLF will do, JLF will convert to equity। इसको क्या करेगा बेसिकली? जेएलएफ क्या करेगा, इस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा। ये उधारी का, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। यानी जब आप इक्विटी से पैसा लाते हैं, इक्विटी कर देते हैं, इसका मतलब हो गया यू आर ए पार्टनर। याद रखिएगा कि अब आप पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है, यानी उसके कंपनी में ये अब पार्टनर बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब दे कैन टेक ओवर मैनेजमेंट। ठीक है, अब इक्विटी जब हो जाएगा तो क्या होगा, दे कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट। अब सोच लीजिए, कोई कंपनी लोन नहीं दे पाया, जेएलएफ ने सब बनाया, बनाने के बाद बोला कि हम लोग इसको स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। क्या रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं? डेट से इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसकी मैनेजमेंट को हम ले रहे हैं। अब देखिए, क्या मैनेजमेंट लेने से आप बिजनेस चला लीजिएगा? उसका बिजनेस वैसे ही ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब ना आगे कुछ उतना चला नहीं बेसिकली। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इस केस में याद रखिएगा कि पैसा बचा होना चाहिए। कब करेंगे कन्वर्ट इनटू इक्विटी? जब पैसा ग्रेटर देन 50%, 51% हो।
ठीक है, जब ग्रेटर देन 51%, मान के चलिए 100 करोड़ में वो ऑलरेडी 60 करोड़ दे चुका है और 40 करोड़ बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी हम कन्वर्जन नहीं कर पाए, ठीक है, हम क्या बोले, 100 करोड़ में वो ऑलरेडी दे चुका है 60 करोड़, तो लेफ्ट रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 40 करोड़, दिस इज लेस देन 50%। तो ऐसे केस में अभी मैनेजमेंट हम हाथ में नहीं लेंगे, वो एक कंडीशन है कि भैया देखेंगे कि अगर अगर 51% है कि नहीं, यहाँ पे डेप्थ शुड बी देयर 51%, ठीक है, मैर क्या ये है 2015 का ये हुआ, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज क्या आई इसके बदले में, 2016 में AQR आया और S4A आया, असेट क्वालिटी रिव्यू। अब हम अब हमारा असेट कैसा है इसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असेट हमारा कैसा है, असेट की क्वालिटी कैसी है, इसका रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बिना रिव्यू किए आप कैसे कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, तो आरबीआई कंडक्ट थ्रू असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ बैंक असेट, याद रखिएगा, ठीक है, इफ एनपीएज या स्ट्रेस्ड असेट्स आर अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तो कुछ सजेस्टिव करेक्टिव एक्शंस लिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। पहले तो हमको यही करना पड़ेगा कि भैया ये असेट कैसा है, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2016 के बाद से, 2016 में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वील हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया ये एसेट किस तरीके का एसेट है, गुड एसेट है, स्ट्रेस्ड एसेट है, क्या सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल एसेट है, कैसा है, तो ये एसेट क्वालिटी रिव्यू करेंगे, ठीक है, एसेट क्वालिटी रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हम एक और चीज लेके आए, S4A, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है। S4A क्या है भैया, S4A क्या है, तो याद रखिएगा ये है स्कीम फॉर सस्टेनेबल, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ, एक दो तीन, देखिए 3 S तो हो चुका है हमारा, ठीक है, क्या बोला मैं, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट, ऑफ स्ट्रेस्ड असेट, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली S4A में, इसके अंदर हमने क्या करा कि हमारे पास कितने टाइप का लोन है, एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा कि भैया जो जो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, इसको ज्यादा अच्छा वर्ड हम ये यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा वर्ड हम ये यूज करेंगे यहाँ पे कि भैया यहाँ पे सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल लोन, ठीक है, क्या है, सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल। अब इसको कुछ ऐसा समझिए कि 100 करोड़ में, 100 करोड़ में लेफ्ट 80 करोड़, ठीक है। अब हम उससे पूछेंगे जाकर के भैया तुम हमको कितना दे पाओगे, कितना कितना दे पाओगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे भैया आ, आ, हम दे कैपेसिटी टू पे, यानी समझिए कैपेसिटी टू पे, तुम्हारे पास अभी कैपेसिटी टू पे कितना है, तो जो हम दे पाएंगे मान के चलिए हम बोले 30% दे पाएंगे, यानी 24 करोड़ दे पाएंगे, बच गया कितना, लेफ्ट बच गया कितना, यहाँ पे 56 करोड़ बच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 24 करोड़ हो गया सस्टेनेबल लोन, ठीक है, सस्टेनेबल लोन, तो हमको निकालना क्या है, 56 करोड़ रुपीज वाला, ठीक है, 56 करोड़ रुपीज वाला, तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, क्या बोला, 56 करोड़ रुपीज वाला। अनसस्टेनेबल को हम लोग क्या करेंगे, इस डेट को कन्वर्ट कर देंगे
इक्विटी में, डेट इंटू इक्विटी। क्लियर है? एसडीआर में क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा कर दे रहे थे हम लोग, ठीक है, डेट को इक्विटी में बदल दे रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ अनसस्टेनेबल वाले को हम लोग इक्विटी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये मोर देन 50% होना चाहिए अनसस्टेनेबल। क्या बोला मैं, इट शुड बी मोर देन 50% अनसस्टेनेबल। अदरवाइज अदरवाइज हम, अगर, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो एसडीआर में कर, नहीं तो पूरा का पूरा एसडीआर में करेगा, ठीक है। बस ऐसे याद रखिए, खाली जो अनसस्टेनेबल है उसको हम लोग डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ S4A, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल लोन है हमारे पास, एक अनसस्टेनेबल लोन है, यानी जो लोन वो वापस आ सकता है, ठीक है, उस पे हम बात नहीं करेंगे। जो लोन, पार्ट ऑफ द लोन दैट कैन नॉट बी सर्विस्ड बाय द बोरोवर, जो वो नहीं दे पाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उतने पोर्शन को कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, यानी जो भी पार्टनरशिप वाला होगा, डेब्ट इनटू इक्विटी कर देंगे। दिस इज योर S4A। चलिए, क्या बचा भाई हमारे पास, क्या बचा, आपको बचता है अब ये सब हुआ, ये सब हुआ। लास्ट टॉपिक इज योर IBC। लास्ट टॉपिक बचता है आपको IBC, ठीक है। अच्छा, ये सब क्या कर रहे हैं हम, रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर्ड। सरफाइसी एक्ट ये पावर देता है, सरफाइसी एक्ट ये पावर देता है, अगर उसके बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाया, वो रिकवर नहीं कर पाया का मतलब, जो पैसा किसका लगा हुआ, डिपॉजिटर का पैसा लगा हुआ है, वो पैसा किसका लगा, डिपॉजिटर का पैसा लगा हुआ है, तो भैया डिपॉजिटर ट्रस्ट खो देगी अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे में सॉवरेन गारंटी मिलती है। ऐसे में सरफाइसी एक्ट के अंदर, ठीक है, लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि भैया सॉवरेन गारंटी मिलती है कि जितना ला सकते हो लेकर के आओ, अदरवाइज गवर्नमेंट विल गिव टू द बैड लोन, गवर्नमेंट विल गिव टू दी बैड लोन। और गवर्नमेंट कहां से देगी, हमारा पैसा लेकर के देगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि भैया जो पैसा लेके भाग रहा है ना कोई, वो हमारा पैसा है, याद रखिएगा। तो ऐसे में, ऐसे को गवर्नमेंट क्या कर रही है, सॉवरेन गारंटी दे रही है, सॉवरेन गारंटी दे रही है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और सरफाइसी एक्ट का जो एक प्रोसेस, देखिए ये हम बात की पूरा रिकंस्ट्रक्शन, जितनी बात की है सारा रिकंस्ट्रक्शन की बात है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक ओवर मैनेजमेंट, हम, सरफाइसी एक्ट की पावर देता है कि हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हम उसके मैनेजमेंट को ले सकते हैं। यही मतलब है सिक्योरिटाइजेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, इन इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अब हम चलेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। Okay, guys, today we have a last topic, insolvency and bankruptcy code, ठीक है। आया कब भाई, आया है ये 2016, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, 2016 को आया। यहां तक बात सब ठीक है मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात है तो बताएंगे हमें, हम उसको ठीक ठाक कर देंगे आपके लिए। इतना डिटेल्स में आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए।
पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज बैंक करप्सी। इंसॉल्वेंट और बैंक करप्सी में फर्क क्या है? ठीक है, इफ यू आर अनेबल टू पे लोन, क्या बोला मैं? इफ यू आर अनेबल टू पे लोन देन यू आर इंसॉल्वेंट। क्या बोला मैं? इफ यू आर अनेबल टू पे लोन देन यू आर इंसॉल्वेंट, बट व्हेन यू आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, कि आप ऑफिशियली जब डिक्लेयर्ड हो जाइएगा बाय द लीगल अथॉरिटीज कि भैया दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, कि आप ये दे ही नहीं पाएंगे, तो हम बोलेंगे बेसिकली इसको बोलेंगे बैंक करप्ट। ठीक है, तो जो व्यक्ति, जो आदमी अपना डेप्ट, अपना कर्जा जो है टाइम पर चुका नहीं पाता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ठीक है, मान के चलिए कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए का लोन है और लेकिन उसके पास कैश नहीं है रिपे करने के लिए, तो हम बोलेंगे ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। जैसे ही इस इंसॉल्वेंटी को, ये कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में मामला चला गया और कोर्ट या ट्राइब्यूनल, कोर्ट या ट्राइब्यूनल के थ्रू ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, तब वो हो जाएगा बैंक करप्ट। ठीक है, तब वो हो जाएगा बैंक करप्ट। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, अब ये काम कैसे करता है बेसिकली, इंसॉल्वेंसी कोड बेसिकली काम कैसे करता है, तो इस चीज पे हम लोग, इसके प्रोसेस क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे अभी। ओके गाइस, इसका कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखना होगा हम लोगों को। जैसे 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 चलिए, एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? एडमिशन, एक चार्ट टाइप सा बना लीजिएगा, एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। सबसे पहला ये है, ठीक है, कि इसमें इसमें क्या हो रहा है आपको, इसमें इसके अंदर क्या होगा, एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन दायर किया जाएगा उस बंदे के खिलाफ। ठीक है, कहाँ दायर किया जाएगा? एनसीएलटी में। कहाँ? एप्लीकेशन कहाँ? एनसीएलटी में। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या बोला मैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये इसका अभी एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा इसका रिजोल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है? आईबीसी के अंदर आ रहा है, एनसीएलटी, याद रखिएगा। अपील कहाँ हो सकता है? अपील, अपील के लिए है एनसीएलएटी। ठीक, सिंपल सा चीज है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। इस पे भी अच्छा नहीं लगेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, इसके भी अच्छा नहीं लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहला तो एप्लीकेशन हुआ हमारा। ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या है बेसिकली, दूसरी प्रोसेस क्या है इसका? वो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका? दूसरा स्टेप है कमिटी ऑफ क्रेडिटर। एक कमिटी बनेगी, जैसे जेएलएफ कैसा था हमारा जेएलएफ। ठीक है, तो इसमें भी एक एक कमिटी बनेगा जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर। और ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगा? ये ये अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगा आईपी या आरपी। ठीक है, या एक साथ भी हम लोग बोलते हैं इसको आईपीआर, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैं? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पे बहुत सारे बैंक से लिया, तो हो सकता है एचडीएफसी का होगा, हो सकता है पीएनबी का होगा, हो सकता है एक्सिस का होगा। तो इन सब को मिला करके ये क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर बनेगा जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल
अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा और बोलेगा कि भैया आ जाओ, आ जाओ, तुम हमारे तुम जो हमारा बेड़ा पार लगाओ बेसिकली। ठीक है, बेड़ा पार लगाओ। अब इस बेड़ा को बोलते क्या हम लोग, क्या हो रहा है, CIRP हो रहा है बेसिकली। होगा क्या ये है CIRP। CIRP का मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। अच्छे से समझ कर रखिएगा भैया CIRP क्या होता है। ठीक है, आ, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा। इनको चार्ज दिया जाएगा कि भैया आप क्या करो, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट। इसका काम क्या रहेगा, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी कंपनी एसेट्स। आप बढ़ाइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट रहिएगा, आप रहने वाले हैं ये, आ, सारी चीजों को समझने वाले हैं यहाँ पे आप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इनवाइट रेजोल्यूशन प्रपोजल्स। रेजोल्यूशन प्रपोजल्स, इसमें क्या होगा बेसिकली, ये आरपी है, ये आरपी है, ये क्या करेगा, प्रिपेयर प्लान, प्रिपेयर रेजोल्यूशन। ये आरपी को इनवाइट करेंगे, यानी एक दो आदमी नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, यानी कोई XYZ कंपनी है और वो चार लोग आ रहे हैं, अपना प्लान दे रहे हैं कि भैया इसको अगर हम ले लेंगे तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली इनवाइट करना। यहां तक ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स सब आ रहे हैं। ये सब कौन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये अपना प्लान सबमिट करेंगे, दे विल सबमिट द प्लान। क्या करेंगे, दे विल सबमिट द प्लान टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, ये बात, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो रहा है भैया, उसके बाद क्या हो रहा है, अब COC क्या करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सिलेक्ट, ये क्या करेगा, वन प्लान को सिलेक्ट करेगा। किसी एक प्लान को ये भाई साहब आपको सेलेक्ट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा टेक्निकल चीज भी है जो आपको फिलहाल समझना नहीं है, समझना नहीं है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो ये एक हो गया इनवाइटेड रिजोल्यूशन प्रपोजल। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। अब ये अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बेसिकली किसके हाथ में आएगा, वो आएगा NCLT के हाथ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा पूरा प्रोसेस समझ आपको चल रहा है। और इस प्रोसेस में अ, इस वक्त क्या होता है ना, कि ये अप्रूवल जो होता है इसके लिए टाइमिंग होता है। इनिशियली अगर हम बात करेंगे, इनिशियली बात करेंगे कि वेदर द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, इसका टाइम है 14 डेज। दिस इज योर MCQ भाई, फॉर योर प्रीलिम्स। 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा, 14 डेज। अच्छा, ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस में टाइम हो रहा है ना, वो 330 डेज लग रहा है। पूरे प्रोसेस में क्या टाइम लगेगा, 330 डेज। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना। चलिए, अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होगा मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मॉनिटर करेंगे कि किसी के हाथ में चला गया है तो वो मैनेजमेंट ले रहा है या कुछ कर रहा है। मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, फाइनली क्या होगा, क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन।
फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, कि क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा आप, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बाकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक और भी डिटेल्स टॉपिक है, क्यों, क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आपको ओवरऑल हमने बता दिया है। यहाँ पे बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर वगैरह है, रिजोल्यूशन प्लान होगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा। जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा वो 14 डेज पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनपीए एंड रिकवरी प्रोसेस। पूरा का पूरा हमने आपको एनपीए ये बता दिया कि कैसे रिकवरी करते हैं और क्या क्या होता है, तो हर एमसीक्यूज आपके सामने हाजिर है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, बल्कि मेरा टारगेट ही यही था। दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस। अब जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाएंगे, वहां पे हम आराम से समझ लेंगे कि भैया अच्छा ये सब चीज पढ़ चुके हैं तो ये सब चीज आएगा आपको वर्ड, कि अब पढ़ेंगे भैया बैंक क्या होता है, एनबीएफसीज क्या होता है, कौन बैंक क्या फंक्शन करता है, वो बेसिक चीज है। आई थिंक इन द वन क्लास आई विल कंप्लीट ऑल दैट पार्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग सेशन एंड आई होप आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। क्लास लंबा है लेकिन सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई एसएससी का एग्जाम नहीं ले रहा, और ना ही को मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने के लिए आया हूँ, जो आपको मैं हंसाऊं और बोर नहीं होने दूं। इट माइट समटाइम फील कि भैया बड़ा लेंदी है, लेकिन लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।